हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ बायोलॉजी की क्लास 10th में इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सभी ईयर में पूछे गए हैं। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे तो आपको इससे बाहर एग्जाम में नहीं मिलेगा। तो वीडियो स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका जैव विक्रम, तो उसी से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव है वो देख लेते हैं पहले। इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप चैप्टर का करते जाएंगे। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी तो मैं आपको समझाती चलूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फेफड़ों में शुद्ध रक्त आता है तो बाएं अलिंद, दाएं अलिंद, बाएं निले या दाएं निले में। जैसे कि आप जानते हो कि स्तनधारियों में और पक्षियों में हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। ठीक है, तो यहाँ पे फेफड़ों में पूछा गया है, 2 बाएं होते हैं, 2 दाएं, अलिंद और निले। तो शुद्ध रक्त किस में आता है? ये आता है बाएं अलिंद में। ठीक है, नेक्स्ट है, डिक्सन एवं जॉली का संबंध है, मतलब इन्होंने किसकी व्याख्या की थी? तो ये की थी रसारोहण की। ठीक है, इसका होगा ए। खनिज लवणों का अवशोषण होता है। खनिज लवणों का अवशोषण कौन करता है? ये करते हैं रूट्स, जड़ों द्वारा। ठीक है, पत्तियां तो भोजन बनाने में हेल्प करती हैं। पूछा था ना कि किचन की संज्ञा इसको दी गई है, तो पत्तियों की। फोर्थ है, रंध्र का संबंध है। रंध्र स्टोमेटा को कहते हैं, जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उन्हें बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा, जब स्टोमेटा का किससे होगा? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन से होगा। नेक्स्ट है, और इसको स्टोमेटा भी कहते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। तो भोजन का निर्माण अभी बताया था, किसमें होगा? पत्तियों में। ठीक है, इनको किचन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर, मनुष्य में फॉलिक अम्ल की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। ये 2011 में पूछा गया यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो ये होता है एनीमिया। इसे आयरन की कमी से बोल सकते हैं, एनीमिया। ठीक है, खून की कमी हो जाती है इसमें। मेरी भी तो आपको पता है किससे होता है? विटामिन बी से। इसकी मैंने ट्रिक भी करवा रखी है, आप उसमें प्लेलिस्ट बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा तीनों में सहायक होता है। नेक्स्ट है, पादपों में जाइलम उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो 2020 में भी पूछा गया है। तो जल, आप ट्रिक से याद रखेंगे, जा से जाइलम, जा से जल। तो जाइलम क्या करता है? जल को ले जाता है पौधों में। ठीक है, तो इसमें आएगा जल के वहन। और अगर उसका फ्लोएम का पूछा जाए, किसका? फ्लोएम। फ्लोएम का पूछा जाए तो फा से फ्लोएम, फा से फूड याद रखना। ठीक है, ट्रिक से याद रख लो इसको। जा से जल, तो जा से जाइलम। जाइलम क्या करेगा? जल को ले जाएगा। और फूड, जो फ्लोएम होता है वो किसका वहन करता है? फूड यानी खाने का। तो इस तरह से आप ट्रिक से याद रखेंगे, फ्लोएम, फूड, जल, जाइलम। नेक्स्ट है हमारा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्या क्या चाहिए? CO2, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी चाहिए। 2020 में भी ये भी पूछा गया, तो इसमें ऑल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखो, ये टोटल NCERT बुक का पूरा डाटा है, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, फुफ्फुस धमनियों को अशुद्ध रक्त चला जाता है। से अशुद्ध रक्त कहाँ जाता है? या फिर दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर कहाँ जाता है, ये आपको बताना है। तो हृदय में, फेफड़ों में। तो इसका ऑप्शन होगा वी, फेफड़ों में। ऑप्शन रीड नहीं करूँगी चारों, नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। नेक्स्ट है, यकृत परिवर्तित करता है। जो लीवर होता है ना, ये क्या करता है? ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? NH3। फार्मूले आने चाहिए। यूरिया का क्या होता है? जो खाद बनती है, NH2CO NH2। ये हो गया हमारा यूरिया का। तो यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। और एक क्वेश्चन और आता है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? तो वो भी यकृत से ही होता है, लिवर से। ठीक है, लिवर से। नेक्स्ट है, केवल नर में पाई जाने वाली ग्रंथि बतानी है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रोस्टेट, फर्स्ट। उसके बाद है, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां रूपांतरित रचना किसका रूपांतरित होती है? दुग्ध ग्रंथियां, तो ये होती हैं श्वेत ग्रंथि का। ठीक है, नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये किस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हीमोग्लोबिन? तो श्वसन में, सांस लेने में। नेक्स्ट है, आहार नाल की सी के आकार की संरचना क्या होती है? सी के आकार का, ये भी दो क्वेश्चन ये ईयर आप देख सकते हैं, इसमें पूछे गए हैं। तो किस आकार का होता है? सी के आकार का क्या होता है? श्वास नाल। नेक्स्ट है, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दांतों की संख्या पूछी गई है। तो ये होती है 6।
मनुष्य में प्रमुख ये आपका किडनी हो गया, खूब पूछा था, इंपॉर्टेंट है। बोमन संपूर्ण भाग, ये किससे संबंधित है? ये ब्रक नलिका से, किडनी से। आहार नल में पेशी संकुचन क्या कहते हैं? क्रमांकन, ये ए हो गया। स्टेप्सियन एंजाइम क्रिया करता है, ये बसा पर करता है। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में कितने एटीपी अणुओं का लाभ होता है? तो ये होता है 2। फुल फॉर्म क्या है? एडोनिन एडोनिन ट्राइफॉस्फेट, पूछा था, ये भी याद रखना आप। शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता था? ये ले जाती है महाधमनी। विटामिन सी का अच्छा स्रोत संतरा। अगर ऑप्शन में आंवला होता तो आप आंवला पे टिक करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है। सेकंड नंबर पे आपको ऑरेंज, ठीक है, ये ध्यान रखना। 15 है आपका, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, ये आपको बताना है। तो ये होती है साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पूछा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा, पौधों में पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कौन करता है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया, जा से जाइलम, जा से जल, और खाद्य पदार्थ फा से फ्लोम, फा से फूड, तो ये होगा हमारा बी, फ्लोम द्वारा, ठीक है। इस तरह से आप याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखना जाइलम और फ्लोम वाला। मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, कितनी होती है? 3 जोड़ी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अभी ये फर्स्ट चैप्टर का ही चल रहा है आपका, जैवक्रम का। नेक्स्ट देखो, क्रमरूप परिशिष्ट का भाग है, तो ये सीकम का। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा त्वचा का कार्य नहीं है? मतलब त्वचा इसमें से क्या नहीं करती है? तो ये आपका लैंगिक लक्षण। संवेदना होती है, अगर आपको गर्म ठंडा पता चलेगा तो त्वचा ही तो बताएगी, और सुरक्षा तो करती है। अगर त्वचा स्किन पे नहीं होगी तो धूल मिट्टी सब अंदर जाएगी। और उत्सर्जन भी करती है। उत्सर्जन कैसे? जो भी स्वेट वगैरह पसीना निकलता है वो भी त्वचा के द्वारा तो बाहर निकलता है। तो ये लैंगिक लक्षण वाला इसमें नहीं आएगा। नहीं पर आप अच्छे से फोकस करना, ठीक है। इसमें बच्चे गलत कर देते हैं, ये भी 2016 में पूछा गया है। और क्रमरूप परिस्थिति का भाग, ये भी 3 बार आया है, 13, 15, 17, तो सी कम हो गया। मनुष्य में कृंतक दांतों की संख्या, अभी इससे पहले आपसे जबड़े में चबाड़क दांतों की पूछी थी, वो 6 थी। कृंतक का पूछेगा तो आपको 8 पे टिक करना, 8, ठीक है। ग्रासनली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना कहलाती है, तो ये एपिग्लोटिस। पल्मोनरी शिरा खुलती है, ये किस में खुलती है? तो ये खुलती है बाएं अलिंद में। नेक्स्ट है, पादपों में जाइलम का कार्य, जस्ट अभी बताया, जैसे जाइलम जैसे ट्रिक, तो आपका जैसे जाइलम जैसे जल, जल का सम्मान हो गया, ये तो आपका अच्छे से आ गया होगा। जल में घुलनशील विटामिन होती है, इसकी मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। कीड़ा पानी में घुल जाएगा क्या? इस तरह से आप ई नहीं, कीड़ा ऐसे बना के रखेंगे, KEDA। तो विटामिन KEDA, कीड़ा पानी में नहीं घुलता तो ये भी पानी में नहीं घुलेंगे। बच्ची कौन? बी और सी पानी में घुल जाती हैं। तो देखो, के इसमें से के हट गया, ए भी हट गया, डी भी हट गया इस ट्रिक से, KEDA। ये ऑप्शन में आपने एलिमिनेट कर दिया, बचा क्या? विटामिन सी। तो बी और सी घुल जाते, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी इज राइट आंसर। इस तरह से आप ट्रिक से कर सकते हैं। विटामिन से रिलेटेड आप क्वेश्चन देखना तो वीडियो पे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उससे बाहर आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। और जिन गर्ल्स के पास होम साइंस है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन के। मानव वृक्क का कार्य होता है, वृक्क मतलब किडनी, तो क्या होगा? उत्सर्जन, ठीक है। मनुष्य में हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? अभी बताई थी स्टार्टिंग में, कितनी होती है? 4, 4 आएगा, डी राइट ऑप्शन। तो ये हो गया हमारा जैवक्रम से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप, जितने भी ऑब्जेक्टिव थे वो, इससे बाहर आपको इसमें नहीं मिलने वाला। अब हम देख लेते हैं सेकंड चैप्टर के, इसमें भी कितने 8 मिनट होने वाले, हो गए 8 मिनट। ये बायो का सेकंड चैप्टर है, वैसे आप बुक में देखोगे तो 7 नंबर पे मिलेगा, क्योंकि पहले इस तरह से मिक्स है ना, केमिस्ट्री फिजिक्स बीच बीच में बायो इस तरह से है। तो मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, ये चैप्टर 7 है, नियंत्रण एवं समन्वय, तो उससे रिलेटेड जितने भी हैं वो पहले, इससे पहले हमने किए थे जैवक्रम के। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया है। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, तो ये आता है आपका एस्ट्रोजेन, याद रखना इसको। नेक्स्ट है, मनुष्य में दुग्ध ग्रंथियां किसका रूपांतरित है? अभी जस्ट पहले ही बता चुकी हूँ, तो ये श्वेत ग्रंथियां। मनुष्य में कौन सी ग्रंथि बहिस्रावी अंतस्रावी दोनों का कार्य करती है? तो ये है अग्नाशय। ये खूब पूछा जाता है कि एक ऐसी ग्रंथि का नाम बताओ जो अंतस्रावी बहिस्रावी दोनों का काम करती हो, अंतस्रावी ग्रंथि और बहिस्रावी ग्रंथि, तो ये हमारी अग्नाशय, ठीक है। इसको पैनक्रियाज भी कहते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट, मास्टर ग्रंथि इंपॉर्टेंट है, किसे कहते हैं मास्टर ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि को, ठीक है। और ये माइंड में पाई जाती है, मस्तिष्क में।
नेक्स्ट है उस हार्मोन का नाम लिखना है जो बिना निषेचन के बीज रहित फल प्राप्त करने में किया जाता है। तो आपको ये वाला मैंने इससे पहले सॉल्यूशन जो डाला था 2020 का साइंस का पेपर, उसमें सभी हार्मोन्स मैंने आपको अच्छे से बताए थे। तो इसमें था आपका जिब्रेलिन, ठीक है, बीज रहित फलों को प्राप्त करने मैंने बताया था अंगूर के लिए, इसके लिए। नेक्स्ट है इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो कितनी बार पूछा गया। तो इंसुलिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? ये होता है अग्नाशय के द्वारा, अभी जस्ट आपको यहाँ पे बताया था। अंतस्रावी बहिस्रावी का काम करती है ग्रंथि, इसे पैनक्रियाज भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन का स्रावण कहाँ से होता है? स्रावण मतलब कहाँ से निकलता है ये? तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि से। किससे? पिट्यूटरी। पतझड़ से संबंधित हार्मोन है, तो ये होता है आपका एब्सिसिक अम्ल, इसे ए बी कहते हैं, ए ये भी मैंने आपको हार्मोन्स में बता रखा है। पीयूष ग्रंथि की पश्चपाली से निकलने वाला हार्मोन है, जो पीयूष ग्रंथि माइंड में होती है उसमें से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो ये निकलता है वैसोप्रेसिन। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क में पाई जाने वाली अंतःस्रावी, मतलब अंदर जो शरीर के पाई जाती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि, और जो शरीर के बाहर होगी वो बहिस्रावी ग्रंथि। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि? तो ये हमारी पीयूष है, जो कि माइंड में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि ही है और माइंड में पाई जाती है। नेक्स्ट 11 मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो ये किसमें उत्तरदायी है मस्तिष्क हमारा? ये सभी कामों में, सोचने के कार्य में भी, शरीर के संतुलन में भी और हृदय की स्पंदन गति में भी। तो इसका ऑल आ जाएगा, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि पादप हार्मोन कौन कौन से हैं, तो आपको याद होने चाहिए पादप हार्मोन। आपका जिब्रेलिन हो गया, एथिलीन हो गया, ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये आपके पादप हार्मोन है, ठीक है। और एक क्वेश्चन ये है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो सिनेप्स कहते हैं। ये हो गया आपका। आगे का देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप इसमें ओरली और सुन लो, क्योंकि जो पूछे जाते हैं। एक तो ये आता है कि हार्मोन्स क्या हैं, तो आपको बताना हार्मोन्स क्या होते हैं? प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है, प्रोटीन पर टिक लगाओगे। एक आता है पादप हार्मोन, मैंने आपको बताई दिए कौन कौन से होते हैं। घेंगा रोग भी पूछ लेता है, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, ठीक है, ये ओरल में मैं आपको बता दे रही हूँ। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है, और ये ना मिले तो आपको थायरोक्सिन लिख के आएगा, थायरोक्सिन, थायरोक्सिन की कमी से भी होता है, ठीक है। और ये पूछा था कि मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित होता है? तो ये होता है सेरिब्रम, सबसे अधिक विकसित भाग होता है सेरिब्रम, ठीक है। एक सेरिबेलम होता है, पर आपको सेरिब्रम याद रखना है। पीयूष ग्रंथि मैंने आपको बताई थी, मास्टर ग्रंथि को कहते हैं, और ये मस्तिष्क के अधर तल पे पाई जाती है। मधुमेह रोग डायबिटीज किसकी कमी से होती है? ये होती है इंसुलिन की कमी से। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, डायबिटीज किसकी कमी से होती है? इंसुलिन की कमी से, ठीक है। और मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? मेरुरज्जु से तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? 31 जोड़ी, ठीक है। ये हो गया आपका। एक है आपका कैल्शियम फास्फोरस के उपापचय के नियंत्रण हेतु हार्मोन स्रावित होता है, तो ये होता है पैरा थायराइड ग्रंथि से। ये जितनी भी ग्रंथियां, इनसे निकलने वाले हार्मोन खूब पूछे जाते हैं, सारी ग्रंथियां याद कर लो और उनसे निकलने वाले हार्मोन्स भी आप याद कर सकते हैं। थायरोक्सिन की कमी से पूछा जाए तो घेंगा रोग, ठीक है, और घेंगा रोग किससे होता है? थायरोक्सिन या आयोडीन की कमी से। इस तरह से आप उल्टा भी कर सकते हैं। और मनुष्य के मस्तिष्क का भार भी पूछा था कितना होता है, तो ये होता है 1300 से लेकर 1300 से 1400 ग्राम तक होता है मनुष्य के मस्तिष्क का भार, ठीक है। और सबसे अधिक विकसित कौन सा है? सेरिब्रम। ये कुछ क्वेश्चन तो मैंने आपको ओरल बता दिए। हार्मोन्स क्या एक प्रोटीन है। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर लेसन 8, वैसे बायो में 3rd नंबर पे आएगा, बुक में आप देखेंगे तो 8 नंबर पे। एनसीईआरटी बुक का डाटा है पूरा। तो चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो अब तक पूछे गए हैं। फर्स्ट हमारा डीनिसेशन या डबल फर्टिलाइजेशन का लक्षण क्या है, किस में पाया जाता है या क्या लक्षण है इसका? तो ये सभी जीवों में पाया जाता है कि अनावृत बीजी या आवृत बीजी या सभी पादपों में पाया जाता है? तो ये होता है ऑप्शन बी, आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। ये आवृत बीजी पौधे वो होते हैं जिनके बीज फलवृत्ति के अंदर होते हैं, मतलब बीज अंदर होते हैं बंद। अनावृत बीजी होते हैं इनमें खुले बीज लगे रहते हैं, जिसे नग्न बीज बोलते हैं। तो साइकस हो गया, ये इस तरह से साइकस पाइनस में मिलते हैं। नेक्स्ट है पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो ये होता है वर्तिका। फिर नेक्स्ट है निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? तो डी, अंड द्वार द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है पुष्प में कितने भाग
होते हैं, तो ये होते हैं 4। मुकुलन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकुलन द्वारा आलिंगी जनन निम्न में से किस जंतु में होता है? बडिंग किसके में होती है? तो ये हाइड्रा में। खूब पूछा था ये भी। पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है, ये होती है आपका 2। मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, अभी आपको जस्ट बताया ही था, तो कौन सा कहलाएगा ये आपका आएगा एस्ट्रोजन। पूछा आता है, ये भी आपको ग्रंथि बता चुकी हूँ। नर जनन अंगों में संबंधित ग्रंथि कौन सी है? प्रोस्टेट। नेक्स्ट है प्रभा नियोजन की स्थायी विधि, तो ये आएगा वेसेक्टोमी। ठीक है, ये आएगा वेसेक्टोमी, ये सी ऑप्शन। स्वद्विगुणन की क्षमता होती है, तो ये होती है डीएनए। डीएनए में डीएनए का पूरा नाम पूछा था, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए। 11 नंबर है ईस्ट में अलैंगिक जनन प्राय होता है, तो ये होता है मुकुलन द्वारा, जैसे आपको अभी बताया था हाइड्रा में, वैसे इसमें। नेक्स्ट है विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन कहलाता है, विखंडन द्वारा किसमें होता है? तो ये होता है स्पायरोगैरा में। नेक्स्ट है हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होता है, तो ये होता है मुकुलन द्वारा, अभी बताया था। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, तो ये होता है ऑप्शन सी ब्रायोफिल्म में। नेक्स्ट है शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है, तो ये होता है जड़ द्वारा। पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? तो ये है आपका ए, तना द्वारा। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? नहीं पे आपको फोकस करना है, तो बाकी 3 है, ये शुक्रवाय का नहीं है। ये क्या है? ये नर जनन का भाग होता है मादा का, ये तीनों है तो नहीं है, तो ये सी वाला शुक्रवाय का। मुकुलन पाया जाता है, तो मुकुलन किस में पाया जाएगा? अभी बताया था हाइड्रा में, और ये 2020 में पूछा गया था। मैंने आपको साइंस का जो अपलोड किया उसमें ये क्वेश्चन आपको बताया भी था। तो इस तरह से लेसन 3 के हो गए। और इसमें एड्स वगैरह की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए, पूछ लेता है। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? AIDS, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, लिख दूँ इसको, एक मिनट रुको। एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड, ACQUIRED, एक्वायर्ड इम्यूनो, IMMUNO, इम्यूनो, DEFICIENCY, डिफेंसी, उसके बाद सिंड्रोम, SYNDROME, ये हो गया। HIV के पूछे तो ह्यूमन लिख देना, एच से ह्यूमन, आई से आपको वही इम्यूनो, फिर डिफेंसिव वायरस, वहाँ पे V फॉर वायरस हो जाएगा, यहाँ पे S फॉर सिंड्रोम है। ठीक है, D। और DNA का बता ही दिया, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिकम, RNA का राइबोन्यूक्लिकम, और ADP का एडेनिन डाइफॉस्फेट, एडेनिन डाइफॉस्फेट, और ATP का पूछे तो एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। इस तरह से आपको फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। अब नेक्स्ट चैप्टर लिया मैंने आपका मेंडल वाला, आनुवंशिकता का सिद्धांत, लेसन नंबर 9। ठीक है, तो इसका और देख लेते, बाकी के जो बच जाएंगे वो नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने, अच्छा एक मैं आपको बता दूं, मेंडल ने अपने पौधे पे प्रयोग किस पे किए थे? पूछा जाए तो मटर पे किए थे। ठीक है, स्वीट पी भी कहते हैं, मटर पे किए थे, और इन्हें आनुवंशिकता का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे, इन्होंने अपनी एक टेबल बनाई थी पूरी, उसमें आप सब बताया था कि बौने पौधे, सफ़ेद पुष्प, इस तरह से बताया। फिर इसमें बोला था कि लंबे जनक पौधों के आनुवंशिक लक्षण निम्न था, तो इसमें आपको बताना, तो ये आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कैपिटल T और स्मॉल t, और दोनों आपका कैपिटल W। ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा समजात अंगों का उदाहरण। समजात और समृद्धि अंग में अंतर बहुत पूछा जाता है, इनको भी आप अच्छे से याद कर लेना। समजात अंग वो होते हैं जो देखने में तो समान लगते हैं पर कार्य अलग अलग होते हैं। समजात अंग मतलब अंग समान होंगे पर कार्य अलग होंगे। जैसे हमारे हाथ कुत्ते के अग्रपाद मतलब आगे की पैर, हमारे दांत हाथी के दांत, आलू एवं घास के जो थोड़े थोड़े हल्के हल्के से निकले रहते हैं इस तरह से छोटे छोटे, तो ये सभी आएगा। समजात अंग मतलब अंग समान होते हैं, देखने में तो समान लगते हैं पर कार्य सभी के क्या होंगे? अलग अलग। और समृद्धि में क्या होता है? कार्य समान होते हैं और संरचना अलग अलग होती है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो हमारे जो पूर्वज का याद है वो कौन है? चिंपैंजी,
ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, इसी चैप्टर के अलग अलग पार्ट में ही जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था जॉनसन ने। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या खूब पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो कितनी होती है? 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, मानव में ऑटोसोम के जोड़े होते हैं अथवा मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 22। जोड़ी पूछा है तो 22 जोड़ी। उत्परिवर्तन का कारण क्या है? तो इसका आंसर आएगा जीन परिवर्तन ही उत्परिवर्तन का कारण है। ये जैव विकास वाला चैप्टर भी इसमें एक साथ ही कंबाइंड, इसलिए उसके क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। गुणसूत्र किस पदार्थ के बने होते हैं? इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये होते हैं डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं गुणसूत्र, यानी क्रोमोसोम। क्रोमोसोम को गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो ये मिला था 1968 में। टीएच मॉर्गन ने, ये भी इंपॉर्टेंट, टीएच मॉर्गन ने अपना आनुवांशिक प्रयोग किस पर किया था? तो ये किया था फल मक्खी पर। और नहीं, ये नहीं मिलेगा तो आपको ड्रोसोफिला मिलेगा। ड्रोसोफिला ही फल मक्खी का नाम है। मेंडल का पूछे तो मटर पे किए थे, उद्यान मटर इस तरह से लिख के आता, स्वीट पी, ठीक है। और टीएच मॉर्गन को आधुनिक आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। नॉर्मल पूछे आनुवंशिकता के पिता तो आप मेंडल पे टिक करेंगे, आधुनिक पूछे तो टीएच मॉर्गन को करेंगे। इन्होंने अपने प्रयोग फल मक्खी पे यानी ड्रोसोफिला पे दिए थे। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा, निम्न में से आनुवंशिक पदार्थ है, ये भी खूब पूछा जाता है। आनुवंशिक पदार्थ आपको बताना है। तो आपका ये क्या आएगा? डीएनए। बीज राइट आंसर। केंद्रक का निर्माण होता है, तो ये होता है न्यूक्लियो प्रोटीन से। आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन पहचानता है? तो ये है डीएनए, 10 का ए। अभी बताया था आपको इसकी फुल फॉर्म। लैमार्कवाद का मुख्य आधार, लैमार्कवाद और डार्विनवाद आप अच्छे से याद कर लो। लैमार्कवाद ने अपने उदाहरण सर्प और जिराफ पे दिए थे, और डार्विनवाद ने पूरा टोटली प्राकृतिक को सब माना था, प्राकृतिक चरण द्वारा, ठीक है, नई जातियों का विकास बताया था उन्होंने। और लैमार्कवाद ने जुलोसिफ वाली बुक में इन्होंने अपने सिद्धांत बताए थे, फिलोसिफ जुलॉजिक में। तो इसमें प्राकृतिक पर डार्विन का है, जीवन संघर्ष भी डार्विन का है, योग्यतम की उत्तरजीविता भी डार्विन का है। जो थर्ड वाला है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये है आपका लैमार्कवाद का, इस पर टिक लगाना है। इनके 4 दिए थे, अंगों का उपयोग, अनुपयोग, एक उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ये दिया था। इन्होंने बोला था कि जिस अंग का हम ज़्यादा प्रयोग करेंगे वो रहेगा, जिस अंग का नहीं करेंगे वो धीरे धीरे अवशेषी अंग बन जाएगा और फिर गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं, तो ये होता है पैलियोंटोलॉजी। ये मैंने कम्युनिटी में भी पूछा था। नेक्स्ट है, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है, ये होती है 2x, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो कैपिटल RR। नेक्स्ट देखो, एक दिसंकर का 10 प्रारूप होता है, ये आपको रेशियो बताने होते हैं मेंडल अकॉर्डिंग। तो ये निकला था 9331 का। ये पूरी टेबल बनती है, मैं आपको अलग वीडियो में किसी दिन समझा दूंगी, उसमें किस तरह से 933 रेशियो का आता है वो आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट है, डीएनए के दोनों तंतुओं को आपस में जोड़ते हैं, तो ये जोड़ते हैं हाइड्रोजन बंध फर्स्ट। विषाणु किसके बने होते हैं? विषाणु किसके बने होते हैं? ये होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन से बने होते हैं। अभी इससे पहले मैंने क्रोमोसोम का पूछा था, जो कि डीएनए और प्रोटीन्स के बने होते हैं। और ये विषाणु वायरस यानी किसके बने होते हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन्स के। और वायरस की खोज किसने की थी? इवानोवस्की ने। और जीवाणु की थी लुई पाश्चर ने। आनुवंशिकता के जनक कौन है? अभी आपको बताया था, ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ह्यूगो डिवीज ने दिया था उत्परिवर्तनवाद। विपरीत लक्षणों के जोड़ों को क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट, युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? ये भी किसने दिया था? मेंडल ने, ठीक है। मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र व्यू का नियम। तीनों नियम इंपॉर्टेंट है, उसी में ये टेबल आदेश में रेशो निकलता है, अलग से समझा दूंगी एक दिन। नेक्स्ट है, पुष्प में लाल रंग लक्षण प्रभावी है, इसके विपरीत या तुलनात्मक लक्षण क्या होगा? तो ये होगा सफेद पुष्प। मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग जिस पौधे पे किए तो उसका नाम क्या है? अभी बताया था आपको, मटर, ठीक है। नाइन नंबर देखो,
मटर में शुद्ध लंबे शुद्ध बौने पौधों में जब संकरण कराया गया, एनिमेंडल ने जब किया था, तो प्रथम पीढ़ी में लंबे मटर के पौधे प्राप्त होते हैं और द्वितीय जो पीढ़ी थी उसमें प्राप्त पौधे कैसे थे? ऑप्शन देखो, शुद्ध लंबे, शुद्ध बौने, शंकर लंबे, शुद्ध लंबे या शुद्ध बौने। तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी, शंकर लंबे। जीन पाए जाते हैं, जीन किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं गुणसूत्र क्रोमोसोम में। इनकी संख्या कितनी थी? 46 क्रोमोसोम की संख्या। समजात अंगों का उदाहरण अभी आपको बता ही दिया था, ये सभी आएगा। मेंडल के अनुसार मटर के बौने पौधों का जीन जो प्राप्त हुआ था वो क्या था? स्मॉल टी। बौने है ना, तो स्मॉल टी, लंबे होते तो कैपिटल टी होता। जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो ये आपका कोयला। जीवाश्म आपको समझाया था मैंने, लाखों करोड़ों वर्ष पहले जीव जंतुओं के सड़ने गलने से पेड़ पौधे के इनसे बनते हैं और इनका उपयोग अगर ये अगर फिनिश हो जाए तो बहुत कई साल लग जाते हैं इनको बनने में, इसीलिए अनवीकरण स्रोत में रखे गए हैं। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ तक का 9 चैप्टर तक पूरा कंप्लीट हो गया। बाकी चैप्टर बचे और नेक्स्ट उसमें ले लेंगे, अब इसमें लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इससे कुछ ओरल क्वेश्चन याद रख लो, बुक पूछी जाती है। डार्विन की बुक का नाम पूछा जाए तो क्या है? जातियों की उत्पत्ति। डार्विन की बुक का नाम पूछा जाए तो क्या है? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति। इन्होंने सब प्राकृतिक ही माना था। लैमार्क की बताई दी मैंने, फिलोसफी जूलॉजिक, ये बुक का नाम हो गया। और गुणसूत्र मैंने बताई दी, एक्स वाई पूछा जाए तो पूरा उसमें लिंग गुणसूत्र तो एक्स वाई और क्रोमोसोम की संख्या 46, ठीक है, ये हो गया। और जैव विकास का मूल स्रोत पूछा जाता है तो ये है हमारा लैंगिक चयन, ये हो गया। चमगादड़ पक्षी के पंख किस में एग्जाम्पल आएगा? समजात या समरूप? तो ये याद रखना, समरूप या समृद्धि में आता है, ठीक है। चमगादड़ पक्षी के पंख, ये हो गया। और लैमार्क मैंने आपको बताई दी और रेशियो बताई दिया मटर पे किए थे, ठीक है, और उद्यान मटर भी कहते हैं। उसके बाद एक संकर क्रॉस में कितना रेशियो निकला था, ये ध्यान रखना, 1:2:1। एक संकर क्रॉस में पूछे तो ये वाला रेशियो बताना, 1:2:1, ठीक है। और एक इससे पहले मैंने आपको बताया था 9:3:1, दोनों रेशियो याद रखना। तो इस तरह से ये हो जाता है। बाकी लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।